Hey everyone, I am Aditya from Aeon IAS Academy और हमने जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया दैट इज वी आर डिकोडिंग द ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया, वो सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज की जो हमारी बिग पर्सनालिटी है वो है स्वामी विवेकानंद जी। इनके बारे में क्या कहा है, इनके बारे में बहुत कुछ है जो हम कह सकते हैं, बट अगर हम दो शब्दों में या दो लाइनों में अगर इनका वर्णन करना चाहे तो ये एक 19th सेंचुरी के एक रिलीजियस मॉन्क रह चुके हैं। इन्होंने हिंदुइज्म को एक नया ऊंचाई प्राप्त करा के दी है पूरे वर्ल्ड में। साथ ही साथ इन्होंने सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए भी काफी काम किया है। इन्होंने काफी फिलैंथ्रोपिस्ट वर्क भी किए और जो सबसे हाईलाइटेड पॉइंट है कि इन्होंने यंगस्टर्स को काफी बूस्टअप किया है, उनको एनकरेज किया है फॉर नेशनलिज्म। और साथ ही साथ जो सोसाइटी को जो डेवलपमेंट करना है या फिर जो सोसाइटी को नया डेवलप करना है उसके लिए उनके लिए उन्होंने यंगस्टर्स को काफी प्रेरित किया। और इनके जो एक सबसे बड़े फॉलोअर है वो है हमारे आगे जाके बड़े नेशनलिस्ट लीडर बन रहे हैं, दैट इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन्हें अपना गुरु मानते थे और उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में ऐसा कहा है कि ही इज नोन एज एन फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्लियर? तो अब हम हमारी पर्सनालिटी को डिकोड करेंगे। हम हमारी पर्सनालिटी को एज यूजुअल हमारे 4 पिलर पे डिकोड करेंगे। फर्स्ट, हम उनकी कुछ पर्सनल लाइफ जान लेंगे। सेकंड, जो एग्जाम ओरिएंटेड होता है वो होता है उनका कंट्रीब्यूशन हम देख लेंगे। थर्ड, कुछ करंट लिंकेज देख लेंगे कि अगर इन करंट सिनेरियो अगर उनके नाम से लेकर कुछ उथल पुथल हो रहा है वो हम देख लेंगे। और जो सबसे हाईलाइटेड है, हम कुछ क्वेश्चन पार्ट, दैट इज हम कुछ क्वेश्चन टारगेट करने की कोशिश करेंगे। सो पर्सनल लाइफ में हम चाहते हैं तो इनका नाम बचपन का है नरेंद्र नाथ दत्ता। इनका जन्म हुआ है 12 जनवरी 1863 और कहा? कलकत्ता, जो कि वो समय बंगाल प्रेसिडेंसी का एक सिटी था। बचपन में ये काफी एफिलेंट थे। मैं बचपन की बात क्यों कर रहा हूं, मैं आगे जाके समझाता हूं। बचपन में ये काफी एफिलेंट थे, दैट इज हमारे रिच थे ये। क्यों? क्योंकि उनके जो पापा है वो समय के रिनोवेंट लॉयर थे जिनका नाम था विश्वनाथ दत्ता। और आफ्टर द डेथ ऑफ उनके फादर, उनके पापा की डेथ होने के बाद ये फाइनेंशियल क्रंचेस में आते हैं एंड देन ये हमारे गुरु को मिलते हैं, उनके गुरु दैट इज परमहंस जी के साथ मिलते हैं और यहां से उनकी एक नई जर्नी स्टार्ट होती है। नाउ देखा जाए तो बचपन से ही इनको पढ़ाई और मेडिटेशन में काफी इंटरेस्ट रहा है। ये घंटों घंटों मेडिटेशन करते थे, भगवान के सामने बैठकर काफी मेडिटेशन किया करते थे। साथ ही साथ ये काफी अच्छे रीडर भी है। इन्होंने काफी किताबें पढ़ ली है। कौन से सब्जेक्ट रिलेटेड? हिस्ट्री, आर्ट, सोशल साइंस, फिलोसॉफी, ये तो हुआ मॉडर्न एजुकेशन। साथ ही साथ इनकी रुचि हिंदू स्क्रिप्चर्स में भी रही है। इन्होंने रामायण पढ़ा है, इन्होंने महाभारत पढ़ा है, इन्होंने पुराण पढ़ा है, इन्होंने वेदा पढ़ा है, इन्होंने उपनिषद का भी पढ़ाई किया है। तो क्या चीज हाईलाइट हो रही है कि ये पहले से ही स्टूडियस थे, ये काफी पढ़ाई में रुचि रखते थे और साथ ही साथ ये वेस्टर्न थॉट्स भी पढ़ते थे और जो हमारी इंडियन जो ट्रेडिशनल थॉट्स है उनका भी अध्ययन ये करते थे। इनके अध्ययन का अगर मैं देखूं या कितने जीनियस थे अगर मैं बताना चाहूं तो एक किस्सा हुआ है। उनके जो प्रिंसिपल है दैट इज विलियम हेसी, जो क्रिश्चियन कॉलेज के प्रिंसिपल है, वहां से इनकी पूरी स्कूलिंग खत्म हुई है और ये किताब लिखते हैं और उनमें ये ऐसा पोर्ट्रे करते हैं कि नरेंद्र इज रियली अ जीनियस। और ये कोट को वो बेस बनाते हुए वो ऐसा बोलते हैं कि मैंने पूरी दुनिया घूमी है, मैंने बहुत दुनिया घूमी है, बट नरेंद्र जी के जैसा मैंने जीनियस ये कंट्री में या ये वर्ल्ड में दिखाई नहीं, ना ही इंडिया में और ना ही जर्मन यूनिवर्सिटी में। सो आप देख सकते हो कि हमारे जो नरेंद्र साहब है वो कितने पढ़े लिखे, सिंसियर और स्टूडियस बच्चे। नाउ ऐसी क्या चीज है जो आम से नरेंद्र नाथ को आगे जाके स्वामी विवेकानंद बना रहे? तो उनके जो ये प्रोसेस, जो चेंज ऑफ प्रोसेस में जो सबसे ज्यादा उनका किसी का अगर कंट्रीब्यूशन है तो वो है उनके मेंटर दैट इज रामकृष्ण परमहंस। इनकी मीटिंग के बारे में किस्सा काफी प्रिवेलेंट है या काफी फेमस है। ऐसा कहा जाता है कि जो स्वामी जी है उनको काफी क्यूरियोसिटी होती थी कि भगवान का मतलब क्या है, क्या मतलब है भगवान का, भगवान मतलब क्या। तो ये हर किसी से ये क्वेश्चन पूछते थे। सो उन्होंने सेम क्वेश्चन उनके गुरु से पूछा दैट इज रामकृष्ण परमहंस। और रामकृष्ण परमहंस जी ने ऐसा कुछ उनको आंसर दिया ये क्वेश्चन का कि उससे जो हमारे स्वामी जी है वो फेमस, जो उनके फैन बन गए और उन्होंने कंटिन्यू डिस्कशन किए, कंटिन्यू मीटिंग्स कंडक्ट की,
काफी बातें करने लग गए और उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु मान लिया और इन्हीं की बेस का आइडियोलॉजी बना के ये आगे जाके क्या बन रहे, स्वामी विवेकानंद जी। नाउ हम अगर इनकी कंट्रीब्यूशन की बात किया जाए तो इनकी कंट्रीब्यूशन का एक बेसिक पिलर हमें दिखता है, वो कौन सा है? इनके जो गुरु है परमहंस, उनका ऐसा कहना है कि सर्विस टू द मैन इज द मोस्ट इफेक्टिव वर्कशिप ऑफ गॉड। इफ अगर आपको भगवान की पूजा करना है तो आप मंदिर में मत जाइए। इफ अगर आप सोसाइटी में सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए या सोसाइटी के बेहतरी के लिए भी अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो ये इज इक्वल टू द वर्कशिप ऑफ गॉड है। और यही पिलर बनता है स्वामी जी के कंट्रीब्यूशन का और पूरा कंट्रीब्यूशन इनका ये पिलर के इर्द गिर्द ही घूमता है। जो इनके गुरु है उनकी डेथ होती है 1886 में ड्यू टू थ्रोट कैंसर और इनके बाद इनकी लेगेसी फॉलो करते हैं हमारे स्वामी जी। वो लीडर बनते हैं और वो अपना जो दक्षिणेश्वर जो मठ है जो इनके गुरु का है वहां वो रहना स्टार्ट करते हैं और उनकी फिलोसॉफी को प्रचार करने का काम वो करते हैं। देन इन 1866 वो बंगाल वापस आ जाते हैं। बारानगर एक जगह है बंगाल में, वहां वो अपना मठ खोलते हैं और वो मठ को क्या नाम देते हैं? रामकृष्ण मठ। और यह मठ इस्टेब्लिश करने के बाद वो जो उनकी जो आइडियोलॉजी अपने गुरु की वो प्रचार करना वो स्टार्ट करते हैं। देन 1888 में उनके मन में ऐसा ख्याल आता है स्वामी जी के कि क्यों ना मैं भारत भ्रमण पे निकल जाऊं और हर तबके की सोसाइटी, हर सोसाइटी के हर स्ट्रेटा को मैं प्रवचन दूं, मैं मेरी आइडियोलॉजी फॉलो करूं या फिर मैं मेरे गुरु की बताए हुए जो नॉलेज है मैं उसको स्प्रेड करूं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं पूरे भारत भ्रमण करूंगा। और क्या मकसद रहा है? उनका मकसद रहा है टू मेक द अवेयरनेस अमंग द पीपल। और इसके पिलर क्या थे? वो अपने गुरु की टीचिंग उन लोगों को बताते थे। क्लियर? ही यूज्ड टू टीच उपनिषद, भगवद गीता, ये सार बताते थे। ये स्पिरिचुअल जो अपने स्क्रिप्चर्स है ये लोगों तक बताते थे और यहाँ वो एग्जाम्पल देते थे कि हमारी सोसाइटी ऐसी है। इफ अगर हम ये उपनिषद और भागवत में लिखे हुए जितना भी कुछ लिखा है अगर उसको हम प्यार से डिकोड करते हैं, अच्छे से डिकोड करते हैं तो हमारी सोसाइटी ऑटोमेटिक अपलिफ्टमेंट की तरफ जाएगी। ये सारा भारत भ्रमण वो करते। देन उनकी फिलॉसफी क्या है? उनकी फिलॉसफी ऐसी है कि उन्होंने कहा है इफ अगर आपको सोसाइटी को अगर स्ट्रांग बनाना है तो आपको दो चीजों का एडिशन करना होगा। कौन से सोसाइटी में? फर्स्ट वन इज इकोनॉमिकली स्ट्रांग, सोसाइटी को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाना होगा और उसके बाद स्पिरिचुअलिटी का प्रभर हमें करना होगा, स्पिरिचुअलिटी का प्रचार हमें करना होगा। इसे हम एग्जाम्पल से समझते। गुरु जी का ऐसा कहना था, स्वामी जी का ऐसा कहना था, इफ अगर गरीब को भूख लगी है और मैं उसको कितनी भी स्पिरिचुअलिटी की बातें बताऊं तो ये उसके लिए यूजलेस है। तो सबसे पहले हमारी जो पॉपुलेशन है या जो हमारी जो सोसाइटी है उसको तो पहले आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाओ एंड देन उसके बाद उन्हें स्पिरिचुअलिटी का पार्ट पढ़ाओ। इससे क्या होगा? इससे ऑटोमेटिक हमारी सोसाइटी सुधरेगी। ये पूरा भारत भ्रमण करते हुए उन्होंने ये आइडियोलॉजी का प्रचार किया। इन 1893 स्वामी जी को ऐसा लगा कि मैंने अब इंडिया में काफी अच्छा काम किया है या मैंने अच्छा कंट्रीब्यूट किया है, क्यों ना मैं जो ये मेरी आइडियोलॉजी है, जो मेरी गुरु की आइडियोलॉजी है, मैं इसको जग भर फैलाना चाहता हूं। तो उन्होंने वर्ल्ड टूर करना स्टार्ट कर दिया। वो सबसे पहले जापान गए, देन उसके बाद चाइना गए, देन उसके बाद कनाडा गए एंड देन उसके बाद अमेरिका गए। ना वो अमेरिका क्यों गए? वो समय पे अमेरिका में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन ये कंडक्ट हुई थी। ये संसद क्यों कंडक्ट हुई थी? वो समय पे दुनिया में जितने भी रिलीजन्स है उन सबके मोंक या फिर रिलीजन गुरु को ये मीटिंग में बुलाया गया, ये पार्लियामेंट में बुलाया गया और उनकी जो फिलॉसफी को डिराइव करके हम कैसे ये वर्ल्ड को बेटरमेंट की तरफ ले जाए, ये सोल पर्पस था ये पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन का। तो ये पार्लियामेंट में पहुंचे हमारे स्वामी जी, हिंदुइज्म या हिंदू रिलीजन को उन्होंने पोर्ट्रे किया ये पार्लियामेंट में और उन्होंने काफी अच्छी स्पीच दी, जो कि ये स्पीच काफी हाईलाइटेड रही है। उन्होंने अपने स्पीच देते हुए उन्होंने सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखा था जो काफी फेमस हुआ। उन्होंने कहा सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका, ये बोलते हुए उन्होंने अपनी स्पीच स्टार्ट की और देखते ही देखते उनकी स्पीच आगे बढ़ी और वो काफी लोगों को एडमायर कर पाए।
अपने अंदर इन्फ्यूज कर पाए और इतने इन्फ्यूज कर पाए लोगों को कि उनको बहुत लंबा स्टैंडिंग ओवेशन मिला। दैट इज अराउंड 2 to 3 मिनट ऑफ स्टैंडिंग ओवेशन उन्हें मिलता है। तो आप देख रहे हो कि स्वामी जी की क्या पर्सनैलिटी रही है। देन पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन को करंट कंटेक्स्ट में देख लेते हैं कि ये क्या है। ये एक वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन है, इसका एम हमने देख लिया है। इसका हेडक्वार्टर हमें शिकागो में मिलता है। अभी करंट सिनेरियो में अगर इसका स्टेटस देखा जाए तो ये एक्टिव है। ये रिमार्केबल पॉइंट है ये पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन का। नाउ टोटल इनकी कितनी मीटिंग हुई है? इनकी 8 मीटिंग हुई है। सबसे पहली मीटिंग कब हुई है? 1893 में, सेकेंड 1993 में, थर्ड 1999 में, फोर्थ 2004 में, फिफ्थ 2009 में, सिक्स 2015 में, सेवन 2018 में और लेटेस्ट जो कंडक्ट हुआ है वो हुआ है 2021 में। और ये वर्चुअल समिट रही है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कोविड है, हमें सबको पता है। कोविड के कारण ये जो मीटिंग है ये वर्चुअल हुई है। नाउ वर्ल्ड टूर का उनका एम क्या था? उनका ऐसा कहना था कि हमें ईस्ट का स्पिरिचुअलिज्म और वेस्ट का मटेरियलिज्म को अगर हम इन्फ्यूज कर पाए तो हम एक इंडिविजुअल को परम सुख दे सकते हैं। मतलब पैसे से स्ट्रॉन्ग किया जाए, मतलब हम वेस्ट का मटेरियलिज्म ले और ईस्ट का स्पिरिचुअलिज्म ले, इन दोनों का अच्छे से ब्लेंड करके हम एक इंडिविजुअल को काफी खुशी दे सकते हैं या फिर उनको परम सुख दे सकते हैं, ऐसा उनका कहना था। और ये आइडिया को वो प्रोपोगेट कर रहे थे ड्यू टू हिज वर्ल्ड टूर। वर्ल्ड टूर खत्म होने के बाद 1897 में स्वामी जी वापस आते हैं हमारे इंडिया मदरलैंड और आके वो शांत नहीं बैठते, वो काफी सेमिनार स्पीचेस कंडक्ट करते हैं। क्लियर है? नाउ इन्होंने स्पीचेस और अपना जो सेमिनार है उसमें क्या बताया? उन्होंने बताया कि इंटरफेथ अवेयरनेस हमें बढ़ाना होगा। हमें पता है वो समय की सोसाइटी वर्ण सिस्टम में या कास्टिज्म में काफी इंडल्ज थी, तो ये कम करने के लिए उन्होंने काफी अच्छा इशू रेस किया या पॉइंट रेस किया या सॉल्यूशन रेस किया, दैट इज रेजिंग इंटरफेथ अवेयरनेस। सेकेंड, उन्होंने एजुकेशन का स्प्रेड होना चाहिए ये कहा, हर तबके में, वो चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। उन्होंने लोअर कास्ट के लिए भी अच्छा काम करना चाहिए, उनके लिए हमें एम्पैथी रखनी चाहिए, ये भी उन्होंने अपने स्पीचेस के द्वारा प्रोपोगेट किया। और उन्होंने सबसे ज्यादा अगर कोई चीज को क्रिटिसाइज किया है तो वो किया है चाइल्ड मैरिज एंड सेकेंड वन इज इलिटरेसी। जो सोसाइटी में इलिटरेसी चल रही है उसको खत्म करने के लिए उन्होंने काफी क्रिटिसाइज किया है। इन 1897 उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ये मिशन इनके कंट्रीब्यूशन का हाईलाइटेड पॉइंट है। ये मिशन को उन्होंने अपने गुरु का नाम दिया और ये इस्टेब्लिश कब किया? 1897। क्या एम था ये मिशन का? टू डू ह्यूमैनिटेरियन वर्क और साथ ही साथ सोशल वर्क भी करना चाहिए। सोशल वर्क करने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने हॉस्पिटल्स बांधे, उन्होंने कई स्कूल्स बांधी, कई डिस्पेंसरीज ओपन कराई। और इफ अगर नेशनल कैलेमिटीज आ रही है, फॉर एग्जांपल फ्लड आ रहा है या कुछ डिजास्टर्स आ रहे हैं, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो सोसाइटी को हमें कुछ देना चाहिए, उसके लिए उन्होंने नेशनल कैलेमिटी सेंटर्स भी खुलवाए। अब ये तो हो गया इनका प्लान। अब ये होगा कैसे? तो उन्होंने रामकृष्ण मिशन के द्वारा काफी मठ्स ओपन किए और जो पहला मठ उन्होंने ओपन किया दैट वाज एट बेलूर और ये सारे मठों का सेंटर बना और यहीं से इनका जो मिशन है यहां से उन्होंने फ्लो आउट करने लगा। ये रहा बेलूर मठ और ये अभी करंट कलकत्ता में हमें दिखता है। और इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन करने के बाद हम ये पर्सनालिटी की कब खो देते हैं? इनकी डेथ होती है ऑन 4 जुलाई 1902 में। इनके जो फॉलोवर्स है उनका ऐसा कहना है कि इनकी डेथ नहीं हुई है, इन्होंने महासमाधि अटेंड की है। इनकी डेथ के लेकर एक इवेंट है जो काफी अच्छा है कि इन्होंने सवेरे उठा, लोगों को प्रवचन दिया, काफी अच्छा अपना डेली रूटीन किया और इन शाम में वो मेडिटेशन करते करते उनकी मृत्यु हो जाती है और इसीलिए इनकी मृत्यु को महासमाधि कहा जाता है। तो ये रहा उनका पर्सनल लाइफ और कंट्रीब्यूशन। अब हम देखते हैं कि करंट लिंकेज में कुछ है क्या? हाँ, तो उनका जो जन्मदिन है दैट इज 12 जनवरी, उनको हम नेशनल यूथ डे की तरह मनाते हैं और हर साल ये मनाया जाता है। हमने ये हर साल कब से मनाना स्टार्ट किया? सिंस 1984 से हमने ये मनाना स्टार्ट कर दिया। तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर थीम होती है एंड देन हम इनको रिमेंबर करने के लिए ये नेशनल यूथ डे हम मनाते हैं। तो
तो इस साल की क्या थीम रही है? इट्स ऑल इन द माइंड। याद रखना, कभी अगर पूछा जाए व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर नेशनल यूथ डे, तो हमें पता होना चाहिए इट्स ऑल इन द माइंड। ये तो हो गया इनका करंट लिंकेज ना। और जो सबसे लास्ट हमारा पैरामीटर है वो है क्वेश्चंस। हम कुछ क्वेश्चंस टारगेट करने की कोशिश करते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्वामी विवेकानंद। ठीक है भैया, पहला क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट इज ही फाउंड रामकृष्ण मिशन टू स्प्रेड रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म। हाँ करेक्ट, हमने अभी देखा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। तो देख लीजिए ऑप्शन में कि फर्स्ट हमें कहां कहां नहीं मिल रहा है, तो सी और डी में तो हमें फर्स्ट नहीं मिल रहा है, तो ये ऑटोमेटिक एलिमिनेट हुए। अभी हमें देखना होगा ए एंड बी में से कौन सा हो सकता है। सेकंड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड टू मार्क हिज बर्थ एनिवर्सरी ऑन 12 जनवरी। हाँ, उनके जन्मदिन के दिन हम नेशनल यूथ डे मनाते हैं। थर्ड स्टेटमेंट की तरफ हम चलते हैं, ही रिप्रेजेंटेड इंडिया इन फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन। हाँ, उन्होंने सबसे पहले इंडिया को रिप्रेजेंट किया फर्स्ट पार्लियामेंट, और वो कहां हुई थी? फ्रांस नहीं, वो कहां हुई थी? शिकागो। तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होता है, तो जहां थर्ड है वो हम कैंसिल कर देंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या आ रहा है? आंसर 1, दैट इज ओनली 1 एंड 2। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को टारगेट करते हैं, वर्क इज वर्कशिप, ये किससे रिलेटेड है? तो ऑप्शंस आर गांधी जी, सेकंड ऑप्शन इज एस राधाकृष्ण, थर्ड ऑप्शन इज विवेकानंद एंड लास्ट वन इज नेहरू जी। तो हमें पता है वर्क इन वर्कशिप मतलब भक्ति ही सेवा का रूप है, तो ये किसने कहा है? विवेकानंद जी की ये फिलॉसफी रही। तो हमारा राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हुज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज एन नेशनल यूथ डे? ऑप्शंस आर गांधी जी, second is Arvind Ghosh, third one is Vivekanand and last one is Bose. It will be your homework. जो right answer है वो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पिन करिए। इफ अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।